सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि 155 ममालिक में वायरस फैल चुका है, कोरोना वायरस फैल चुका है। तकरीबन 6000 अमवात हो गई हैं, 2 लाख लोग इस वायरस के अंदर मुब्तला हैं और लॉकडाउन जारी है। सऊदी अरब ने प्रवाज़ें बंद कर दी हैं। सूरत हाल ये है कि तकरीबन 5000 पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल बहुत टेंशन है, यूरोप में भी है, सारी दुनिया के अंदर एक सिनेरियो है। लेकिन सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर भी एक वायरस है, मीर शकीलुर रहमान। उन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था। जो चाहते थे वो करते थे, जैसा चाहते थे वैसा करते थे। धड़ल्ले से कहते थे हुकूमत किसकी बनेगी, इसकी हुकूमत को मैं गिरा दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और वैसा ही होता था, ऐसा ही होता था। अफवाज पाकिस्तान का मामला हो, उनका करैक्टर एसेसिनेशन हो, ISI के चीफ का करैक्टर एसेसिनेशन हो, पाकिस्तान के नैरेटिव को टर्न करना हो, पाकिस्तान के परसेप्शन को कुछ करना हो, जैसा चाहते थे वैसा होता था। और कोई सोच नहीं सकता था कि मीर शकीलुर रहमान के ऊपर भी कभी कोई हुकूमत आएगी, उनकी जालसाजियों के ऊपर, उनके मामलात के ऊपर कोई ऐसा कानून होगा, वो वाकई जो कानून होगा वो एक्टिव होगा, जो वो ज़मीनें लेंगे, प्लॉट्स लेंगे, सहाफ़ियों के नाम पे लेंगे, वहाँ अपने घर बना लेंगे, कोई पकड़ेगा। मुमकिन नहीं था। मीडिया हाउसेज अगर पाकिस्तान में कोई आने तो साहब से इजाज़त लेनी थी। अगर इजाज़त नहीं लेंगे तो सहाफ़ियों की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। बोल मीडिया ग्रुप जब आया तो सबसे ज़्यादा रुकावट डालने वाली शख्सियत मीर शकीलुर रहमान की थी। और बड़े बड़े नाम जब बोल मीडिया ग्रुप ने अपने ग्रुप के अंदर शामिल किए तो उन्हें डराया गया, धमकाया गया। सहाफ़ियों की ज़िंदगी बना दी थी बोल मीडिया ग्रुप ने। एक ऐसा माहौल बना दिया था कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होगी, किस तरह से उनका करियर प्लानिंग होगी, और पाकिस्तान का परसेप्शन और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दुनिया भर में कैसे फैलाएंगे, और सच्चाई के साथ खबरें कैसे लेकर आएंगे। एक ट्रू जर्नलिज्म वाला कॉन्सेप्ट बोल मीडिया ग्रुप का, वो शकीलुर रहमान को नहीं भाया। और शकीलुर रहमान ने साजिशें की, उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर साजिशें की। और उस वक्त की हुकूमत यानी कि मीर शकीलुर रहमान के करीबी दोस्त नवाज शरीफ साहब, जो कि आजकल इलाज के गर्ज से आपको पता है पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने ये जिस केस के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, इस केस में बड़ा हैरत अंगेज़ किस्म की सूरत हाल है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हैरान हो जाएंगे आप। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पे, सियासी इक़दाम किया है इमरान खान ने, नैब को इस्तेमाल किया है। एक मामला ये भी चल रहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया है। ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर तकरीबन 200 से ज़्यादा मुकदमात पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ज़ेरे समात हैं, लेकिन ये पेश नहीं होते। FIRs दर्ज हैं लेकिन कोई गिरफ़्तार नहीं करता था। ये वो मुकदमा जिसमें गिरफ़्तार किया गया है, इसमें सहाफ़ियों के नाम पे मुख्तलिफ जगह पे ज़मीनें ली गई, जौहर टाउन में मुख्तलिफ प्लॉट्स लिए गए। फिर नवाज शरीफ साहब ने उन प्लॉट्स को एक जगह पे इकट्ठा किया, उसके बीच में एक सड़क आ रही थी, एक गली आ रही थी, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। और उसके बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पेशल किस्म की परमिशन दी जहाँ पे महल कायम हुआ। ये प्लॉट्स हैं सहाफ़ियों के, जहाँ उन्होंने अपने घर बनाने थे। लेकिन हथियाल ये मीर शकीलुर रहमान ने अपना घर बना लिया, बहुत बड़ा घर बना लिया। मामला ये भी, अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। इसके नवाज शरीफ साहब को भी शामिल कर दिया गया, उन्होंने किस तरह से प्लॉट्स दिए थे सरकारी कीमत पर। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान को जिस सिमत में जाना था, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जिस सिमत में जाना था, उसे मीर शकीलुर रहमान ने आगे बढ़ने से रोका। बड़े बड़े एंकर्स को, सहाफ़ियों को, टेक्निकल स्टाफ को तकरीबन कुछ 3,500-4 हज़ार के करीब बोल मीडिया ग्रुप ने हायर किए थे। उन तमाम लोगों की जॉब्स के वो दुश्मन बने। जो कुछ हुआ बोल मीडिया ग्रुप के मालिकान के साथ, जेल में डाला गया, झूठे केस में डाला गया। 18 माह उन्होंने जेल में गुजारे और कोई सोच नहीं सकता था कि कभी शकीलुर रहमान का नंबर भी आएगा। लेकिन आपको पता है, अल्लाह मियां की लाठी बेआवाज़ होती है। मैं सारे सिनेरियो के ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल होंगे। मामला चल रहा है कोर्ट का। कोर्ट में कहा जा रहा है कि ये तो बिजनेसमैन है, इनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत, जो नई तरमीम के तहत शकीलुर रहमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पर भी हम बात करेंगे। जिन सहाफ़ी ने दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है नैब का, उनसे भी हम बात करेंगे।
कानूनी मामला भी, उसके ऊपर भी हम राय लेंगे। और पीएफयूजे का नाम जो इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएफयूजे का जो लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएफयूजे ने कहा है कि हम शकील रहमान के साथ नहीं है। सारा चट्ठा आज सामने रखूंगा आपके, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंसाफ आ गया है, इंसाफ हो रहा है। अब देखते हैं कि ये कहीं पर नैब का वो मामला तो नहीं है। मैं तो बहुत ही एक ऐसा एंगल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि नैब में जितने भी लोग अब तक पिछले पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, बहुत शोर शराबा होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट बनता है, लेकिन बाद में ज़मानत हो जाती है। नैब की प्रोसिक्यूशन बहुत वीक रहती है। इस पर मैं बात करूंगा। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अहम वकील हैं। लेकिन उससे पहले भी मुझे बात करनी है, असद खरल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी एप्लीकेशन थी। बहुत सारी चीज़ों के अंदर या अदालत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। एक ऐसे सहाफ़ी हैं असद खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असद खरल साहब, जो सोच नहीं सकते थे वैसा हो गया। सोच नहीं सकते थे कोई मीर शकील रहमान को। मैं आपके साथ कई दफ़ा कोर्ट में भी गया, आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे और एक ऐसे फिरौन को आपने गिरफ्तार करवा दिया है कि पहले तो मैं आपको कहता हूं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर पीछे लगे रहे, मेहनत करते रहे तो हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता था शकील रहमान को गिरफ्तार करना, मुमकिन नहीं था, लेकिन वो आज हवालात के अंदर है। देखिए, बिलाखिर कानून जो है वो हरकत में आता है, लेकिन मीर शकील रहमान साहब के बारे में कोई इसलिए नहीं सोच सकता था कि जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, अभी आपने नवाज शरीफ साहब के नाम लिया या जरदारी साहब हैं, ये जो हुकूमतों की कमजोरियां इनके पास होती थी और उसी चीज को ये एक्सप्लॉइट करते थे और उसी वजह से उन हुक्मरानों को ये ब्लैकमेल कर लेते थे। मैं समझता हूँ आज अगर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं या शकील रहमान भी गिरफ्तार हुआ है, तो इसके लिए मौजूदा जो हुक्मरान है और नैब के जो मौजूदा चेयरमैन है, उनको भी क्रेडिट देना बनता है। क्या आप सोच भी सकते हैं, जिस तरह आपने कहा कि शकील रहमान जो है जिनके ऊपर 28 साल की आज भी उनके ऊपर सजा मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट से, कितने केसेस के अंदर वो इश्तिहारी थे, लेकिन उसके बावजूद वो दंदराते फिरते थे, किसी की जरूरत नहीं थी उनको हाथ भी लगा सके। आज अगर वो गिरफ्तार हुए तो मैं समझता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ है, आज कानून की अमलदारी है और अदारे आजादाना काम कर रहे हैं। आज के हुक्मरान इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं है। आज के इदारा जो चेयरमैन नैब है, जिसको ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने कितने ही सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए, वो सरेंडर करवाने के लिए, या ये चीजें इनको जब पता चला इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे खिलाफ नैब में पेंडिंग है, तो इन्होंने बहुत शद्दोमर्द से कंपेन चलाई, चैनल को बतौर टूल इस्तेमाल किया, अखबारात के जरिए। मैं उस तरफ आता हूँ, असद खरल साहब उस तरफ आता हूँ। असद, आप मेरे साथ रहिए। अजहर, ये जो केस है, पहले तो मैं केस आपसे समझना चाहूंगा। वैसे अदालती मामला है, बहुत मोहतात होके, लेकिन जाहिर है लोगों को बताना जरूरी है कि दूसरी जानिब बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, आज़ादी सहाफत का एक रैकेट चल रहा है, बड़ा मामला चल रहा है, पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ गई है, सब कुछ चल रहा है। बहुत ध्यान से कि ये 18 महीने तक एक बड़े मीडिया ग्रुप को इस ग्रुप ने हुकूमत के साथ मिलकर तबाह कर दिया, बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया मालकान को, मासूम लोगों को, आईटी एक्सपर्ट को जो पाकिस्तान में $350 मिलियन खाली 2014 में लेकर आए थे, उन सबको, उन बच्चों को, मासूम बच्चों को जेलों में डाल दिया था। शकील साहब उसके पीछे थे, मतलब सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हो सकता है 2% ज्यादा जानता हूं। लेकिन बहरहाल इस केस में अजहर सिद्दीक साहब क्या सूरत हाल है? हम एक वो तासुर आता है बार बार, जो मैं शुरू में कह रहा था कि नैब अगर गिरफ्तार कर लेती तो प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक होती है और फिर वो रिहा हो जाते हैं, सारे रिहा हो गए, ये भी रिहा हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं। क्या नैब की तफ्तीश के दरमियान वो चीजें भी सामने आ सकती हैं, दीगर केसेस के अंदर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया फैसल। देखिए, एक बात तो समझनी है कि ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा है कि जो माफिया, जो गॉड फादर या सिजिलियन माफिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो चाहे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं और उनपे हाथ डल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये भी कोई गॉड फादर या छोटे गॉड फादर या सिजिलियन माफिया है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठाकर देख लें कि इनकी तरफ कोई देख नहीं सका, हाथ नहीं लगा सका, और ये मिसाल हाइट है। यानी मैं इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की, यानी ये अपने आप को समझते हैं कि नवाब मीर शकील साहब के नवाज शरीफ को सिर्फ वजीर आला बनाने में इनका बड़ा हाथ था, और ये सारा उसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। और ये भी कमाल की बात है कि जब जौहर टाउन बन रहा था, कि ये खुद तो मालिक ही नहीं थे किसी जगह के ऊपर, इनके पास रजिस्ट्री तो कोई थी नहीं,
एक जाली सा मुख्तारनामा आया कुछ हाकिम के नाम से, आज तक ये भी रिकॉर्ड में नहीं आ सका पैसे ट्रांसफर कैसे हुए, इन्होंने पैसे कैसे दिए, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं है। और वो एग्जाम्पशन दे दी कैसे, चले मान लिया तकरीबन 150 कनाल से ज्यादा, कोई 133 कनाल एक जगह थी, कोई 23 कनाल या 33 कनाल एक जगह, और कोई 3 जगह ऐसी जगह स्कैटर्ड जगह थी, और कंसोलिडेट हो सकती है अंडर द कंसोलिडेशन एक्ट। वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से, ये इस तरह की अर्बन के हवाले से, कंसोलिडेशन के हवाले से ये प्रिंसिपल वो वाले तो अप्लाई होते हैं। जैसे मान ले इन्होंने ऐसा कर दिया, तो इनके नाम तो कोई प्लॉट था नहीं है, एक बाकायदा वो मुख्तारनामे की बेस पे ये सारा मामला चला, और 15 कनाल 15 प्लॉट से ज्यादा एक जगह दे नहीं सकते एग्जम्पशन आप। इसमें भी रूल्स को ना सिर्फ वायलेट किया, बल्कि वो जो रिलैक्स करने का लफ्ज इस्तेमाल कहते हैं ना, वो तो इख्तियार है ही नहीं। आप इस तरह का इख्तियार कितने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर यही बात नहीं खत्म होती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें कोई 4 साढ़े 4 कनाल की सड़कें थी उसके अंदर, वो जो रास्ते थे लोगों के, और वो शामिल कर लिए, वो साथ शामिल कर ली है। फिर यही बात नहीं रुकती है फैसल साहब, ये तो सिर्फ अभी आप हम एलडीए और इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं ना, तो कितने करोड़ों का या कितने पैसों का नुकसान हुआ है। उसके अंदर जो गैस पाइपलाइन जो बिछी है, उसके अंदर जो वापडा की लाइन जो मिली है, उसके अंदर जो बाकायदा टेलीफोन के जो कनेक्शन लगे होंगे, उसके अंदर जो दरख्त लग गए, जो माली जो पीएचए या कोई और काम करता रहा होगा। मुझे अदर सोहेल साहब ये बताएं कि और मुकदमात में भी जो इनके इसके ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं, और भी तफ्तीश अगर हो तो उसमें भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? मतलब एक तो बड़ा वाजे है जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इनको बाकायदा वहां बगावत के मुकदमे में सजा हुई थी, वो सजा के हवाले से सजा आज तक इम्पैक्ट है, किसी ने पकड़ने की जरूरत नहीं की। हो गए। आप मेरे साथ ही रहे अदर सिद्दीकी साहब, एक और मामला है, आप मेरे साथ रहे, मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा। अकील करीम रेड्डी साहब पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकॉन है, मेरे साथ मौजूद है। अकील करीम रेड्डी साहब, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, आपके दोस्त कहा जाता है इमरान खान साहब को, एक तकरीब में इस गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने फरमाया कि मैं एक तरमीम कर रहा हूं नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, अब जो है बिजनेसमैन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कल हमने कोर्ट में देखा एहतजाज एहसन साहब, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सहाफ़ी हैं, मीर शकील उर रहमान का सहाफ़ी का नहीं कहा, मीडिया हाउस के मालिक का नहीं कहा, उन्होंने कहा ये ताजिर हैं, बिजनेसमैन है, और इसके तहत नैब इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, नैब नहीं गिरफ्तार कर सकती इन्हें। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आज तो जो उनके वकील हैं शकील उर रहमान साहब के, वो इन्हें ना सहाफ़ी कह रहे हैं ना मीडिया ओनर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बिजनेसमैन हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर शकील उर रहमान ने कहा कि मैं जनाब अली बिजनेस, हम फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। क्या कहा था शकील उर रहमान साहब ने, जरा सुनिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कारोबार है और हम हलाल से ये कमाना जानते हैं, तो हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। अकील करीम रेड्डी साहब ये कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं, कोर्ट में जा रहे हैं मैं बिजनेसमैन हूं, मुजाहिरे करवा रहे हैं मैं सहाफ़ी हूं, आज़ादी सहाफ़त का मसला बना हुआ है, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इस बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे? गिरफ्तार हो गए ये। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये आप ज़हन में रखे जी। जो कुछ उन्होंने बोया वो काट रहे, ये सारी चीजों का हल है। आप ये बताएं, इतना बड़ा मीडिया पोल जब आ रहा था, कितनी साजिशें हुई उसके खिलाफ, आप सोच सकते हैं बहुत ज्यादा कितने लोगों की रोजगार तबाह हुई, पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ एक जो गलत तरीके से बोल को गलत रास्ते पे फंसाया गया। और ये इतने ताकतवर थे कि ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे ये सब काम करते थे, इनकी पकड़ नहीं होती थी। हालांकि इनके हाथ साफ नहीं थे, लेकिन चले, हम ये कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई आप जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा, अगर आप गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। ये बस काफी है मेरा ख्याल है इनके लिए कहने। अच्छा, ये जो मामला अदालत के अंदर एज अ बिजनेसमैन हम देख रहे हैं, सारे बिजनेसमैन हो, जो लोग भी नैब गिरफ्तार करती है वो बाद में रिहा हो जाते हैं, मुसलसल रिहा हो जाते हैं, ये भी रिहा हो जाएंगे। देखें, मैं आपको बताता हूँ, नैब का जो कानून है ना, उस कानून में कुछ चीजें ऐसी हैं कि पहले तो उनके पास बिफोर इन्वेस्टिगेशन पावर बहुत होते हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन में चले आते हैं तो उनके पास अच्छे वकील नहीं होते, प्रोसिक्यूशन भी। और जारी बात है कि नैब के पैरोल पे जो वकील होते हैं वो
कोई बहुत अच्छे वकील नहीं होते हैं, जिनकी छोटी मोटी प्रैक्टिस होती है वही उनके पैरोल पे होते हैं, फीस भी उनकी तरफ से बहुत बड़ी नहीं दी जाती, और जो बिजनेसमैन के वकील होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है दैट के कि वो उससे कैसे जान छुड़ाए। अपने हद तक तो जो इन्वेस्टिगेशन में उनको जो काम करना होता है वो कर जाते हैं, जब ये मामला कोर्टों में चला जाता है तो फिर नेप काफी वीक हो जाती है। अखिल भाई, मैं एक न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत अहम पॉइंट आपने डिस्कस किया है कि प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक होती है, और तो वो भारी वकील रख लेते हैं, अच्छे बैरिस्टर रख लेते हैं, और फिर कोर्ट से जो है उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बोल वाले मामले में आपने देखा, एग्जैक्ट वाले मामले में, कि प्राइवेट स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया, बहुत भारी रकम दी गई, वो धड़ल्ले से स्पॉट पे खड़ा होता था, और खड़े होने के बाद एक बहुत बड़ी लाकानूनियत नजर आती थी, और सब कुछ अगले दिन मीडिया पे नजर आता था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी तो याद आ रही हैं, और मैं न्यूज ब्रेक के बाद वो चीजें आपको बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा जो इश्तिहार छापा है, जो सबसे बड़ी पाकिस्तानी सहाफियों की तंजीम है, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ लाइन पर होंगे इस ब्रेक के बाद, जो डिसोन कर रहे हैं इस सारी चीज सूरत हाल को, और उस वक्त भी क्या होता रहा उस पर भी हम बात करेंगे असद खरल साहब से, और आगे क्या होना है उस पर भी हम बात करेंगे अपने कानूनी माहिरीन से। रिजवान अब्बासी साहब हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। मीडिया डॉन मीर शकील रहमान नैब की हिरासत में, और एक पूरा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे बहुत बड़ा कोई वाक़या हो गया, आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक मामला हो गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। चंद लोग जो हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं, और वो बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, दुनिया भर में खतूत लिखे जा रहे हैं कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया है, और लगता यह है कि कोई आज़ादी सहाफ़त के मामले में गिरफ्तार किया है। मामला बहुत क्लियर है, सहाफ़ियों के नाम पर प्लॉट्स लिए गए, जौहर टाउन लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर प्लॉट्स लिए गए, फिर अजीब व गरीब तरीके से उन मुख्तलिफ स्पॉट के प्लॉट्स को एक जगह पे किया गया, जिससे लिए गए उसके कागजात अवेलेबल नहीं हैं। फिर वहाँ पे एक जगह पे करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत सहूलत ली गई, सहूलत के बाद जो रास्ते गलियाँ सड़कें थीं उसमें शामिल कर ली गई, और फिर वहाँ महल बना लिया गया। उसकी कोई रसीदें नहीं है। मामला पाकिस्तान में एक ही है, रसीद चाहिए। नवाज शरीफ साहब से भी अदालतें मांगती गई, रसीद दो, तुमने कहाँ से कैसे पैसा बनाया। शकील रहमान से भी मांग रही, रसीदें दो, रसीदें किधर हैं, रसीदें क्यों नहीं मिल रही। लेकिन इसका दूसरा एंगल है, जिससे भी रसीदें मांगते हैं वो आता है, कुछ दिन रहता है जेल में या हवालात में या हिरासत में, तफ्तीश होती है, उसके बाद फिर नैब के पास से वो निकल जाता है, बाहर चला जाता है, लंदन चला जाता है, जमानत हो जाती है। ये सब कुछ देखे बगैर कि उसने कितने नुकसान पाकिस्तान के लिए किए हैं, किस किस इदारे के लिए किए। मैं रिजवान अब्बासी साहब से बात करना चाहता हूँ, बहुत बड़े वकील हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, हो सकता है उनसे बात हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये सारे केस और इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो मीर शकील रहमान के ऊपर हैं, उनकी मीडिया ग्रुप से मुतालिक भी और दीगर मामला के हवाले से भी। असद खरल साहब, मीर शकील रहमान के अगर हम केसेस उनके खिलाफ देखे जाएं कि उन्होंने पाकिस्तान की परसेप्शन को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से उन्हें मीडिया ग्रुप्स को रोकने के लिए सहाफियों के खिलाफ सारा काम किया, ये तमाम चीजें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार करते रहे, और यही वजह है कि उनके साथ कोई इस वक्त खड़ा हुआ नहीं है। आप क्या देखते हैं? मेरा तो सिर्फ मामला यह है कि ये वाले केस जिसके अंदर इन्हें हिरासत में लिया गया है, रिमांड पर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केसेस, क्या वो खुलेंगे? क्या उनमें गिरफ्तारी होगी और उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जो ये साजिशें और इस तरह के जराइम करते रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया की जो आजादी है या मीडिया की जो हकूक है, साफियों के, कारकुनों के, सबसे बड़ा जो कातिल अगर शख्स है तो वो ये मीर शकील रहमान है। जब भी कोई नया मीडिया हाउस आया, वो एक्सप्रेस ग्रुप हो, वो बोल न्यूज हो, या जितने भी और अखबार आए हैं या चैनल आए हैं, सबसे ज्यादा इस बंदे ने साजिशें की उस मीडिया हाउस के खिलाफ, ताकि मीडिया हाउस मार्केट में ना आ सके, ताकि हम बेगार कैंप के तौर पर ये साफियों से, साफी कारकुनों से काम ले सके। आपने भी काम किया उस इदारे में, और फिर उसके बाद बोल में भी आप आए, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चाहते थे कि उसी तरीके से एक बेगार कैंप की तरह हम इन साफियों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करते रहे। अब आपने जो और केसों की बात की है, मैं कहता हूं इतनी लंबी एक फहरिस्त है, उसके लिए कई आपको प्रोग्राम चाहिए जिन जिन में अंदर ये पकड़े जाएंगे। अब ये फिर असद खरल को पैसे पता लग गया। मामला ये है कि एक नया इंकशाफ जो बड़ा सामने आया है, और ये बड़ा हैरानकुन बात है, ये हुकूमत के लिए भी काबिल गौर है, पैमरा के लिए, नैब के लिए और सिक्योरिटी के इदारों के लिए, जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं जी। एक ऑफशोर कंपनी है ब्रुकवुड, जो है ऑफशोर कंपनी है चैनल आइलैंड में।
वो कंपनी कहती है कि इंडिपेंडेंट मीडिया कारपोरेशन जो है, यानी जियो टीवी की जो कंपनी है, उसको लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो चप्पल प्लाजा के अंदर उसके हेड को लिख रही है लेटर के सबॉर्डिनेशन लोन दिया जाए 22.5 लाख। असद खलाल साहब, मैं आपकी तरफ वापस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और सार्क कॉन्फ्रेंस से मुतालिक है और उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलते हैं, उसके बाद वापस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अहम खबर आपको दें, मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। कोरोना वायरस से मुताबिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की भारतीय दरख्वास्त और पाकिस्तान ने वजीर मुमलिकत की सतह पर शिरकत की रजामंदी भी जाहिर कर दी है। भारत का सार्क के प्लेटफॉर्म को मानना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। मकबूजा कश्मीर में 5 कोरोना वायरस के केसेस का इंकशाफ हुआ है। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। समी साहब, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई है, बिलाखिर भारत ने सार्क की अहमियत को माना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की फतह है और अब भारत रिक्वेस्ट कर रहा है कि वज़ीर मुमलिकत का जो सतह पर पाकिस्तान ने उसको एग्री किया है कि सार्क में शामिल किया जाए। देखिए, सार्क ममालिक की जो तंजीम थी, भारत उसको अपना एक, आप समझें कि गुलाम तंजीम बनाना चाहता था और मर्जी से फैसले करता था, मर्जी से शिरकत करता था। लेकिन ये जो कोरोना का मामला हुआ इससे जो इस वक्त सिचुएशन हुई और पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ हमेशा से अपनाया कि सार्क को होना चाहिए, इस पर भारत ने घुटने टेके, मोदी सरकार ने घुटने टेके और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह है जिसमें भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सार्क इफेक्टिव हो और उसमें पाकिस्तान शिरकत करे। ये वो एक, मैंने इससे पहले भी हम ये खबरों में करते रहे हैं कि मोदी ने एक दिन पहले ट्वीट भी किया था जिसमें उसने ये कहा था कि होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, तो जिसमें सार्क ममालिक हैं वो इस सारे मामला का अंदाजा लें। अब जबकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा तो जो इस वक्त कश्मीर के लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके साथ जो ज्यादती है, उनको जिस तरह हकूक से महरूम किया गया, पूरी दुनिया उसका अंदाजा कर रही है, पूरी दुनिया उस तकलीफ को फील कर रही है। और दूसरी जानब पाकिस्तान ने जो सार्क के बारे में मौक़िफ़ अपनाया, जो ये कहा कि ये छोटा रीजनल जो अलायंसेज है उन्हीं से मिलकर, और एक तनहा मुल्क कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना होता है। और इसी तरह पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी बात की, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोल्यूशन है उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन इससे पहले मोदी ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान की इस बात को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन तो कंसिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर तमाम चीज़ों को, अपने जो तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी इन्होंने एडवांस किया, तो आज भारत ने घुटने टेके हैं। मोदी ने पाकिस्तान की जो बात थी उसको माना है और रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि जो सार्क जो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें आप शिरकत करें। तो आप वज़ीर मुमलिकत के लेवल पर पाकिस्तान भी उसमें शिरकत करेगा। लेकिन आज ये तारीखी दिन है इस लिहाज से कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक फतह हुई है और भारत ये रिक्वेस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान से कि आए वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से कह रहा है कि आप शिरकत करें। सही, चलें समी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। पाकिस्तान ने जो रजामंदी जाहिर की है वज़ीर मुमलिकत की सतह पर, एक स्मार्ट मूव आप इसको देख रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद जाते वहाँ पर और अपना मौक़िफ़ वहाँ बयान करते सबके सामने? देखिए, जिस पॉइंट के ऊपर ये हुआ है, ये पॉइंट बहुत ही एक ऐसी इमरजेंसी की सी कैफियत है सारी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी वाले फ्रंट के ऊपर बहुत आहिस्ता लेकिन बहुत ही मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहा था, खुसूसन इंडिया वाले मामले में। और ये सार्क वाली चीज़ जिसके अंदर वो अपने आप को मोनोपोली समझता है इंडिया, पाकिस्तान ने स्पेस क्रिएट किया और इस बात पे मजबूर कर दिया है कि अब ये पाकिस्तान उसमें शरीक होगा, ये रजामंदी भी हो गई है। साथ ही एक और चीज़ है जो हम देख रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन है इस कोरोना वायरस की वजह से, और इंडिया ने खुद ये इंफॉर्मेशन शेयर की है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 केसेस हैं, 5 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं, कोरोना वायरस से मुतासरीन वहाँ पर हैं और वहाँ फैल सकता है। तो एक ऐसा मामला है कि दुनिया को कश्मीर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ज़रूर है और जाहिर है कि इसके अंदर हम वज़ीर मुमलिकत के लेवल के ऊपर शिरकत करेंगे,
ये लेवल अभी फिलहाल ठीक है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक बैकफुट के ऊपर पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेसी के थ्रू हिंदुस्तान को कर दिया है। अब देखना यह है कि हम जाके जो नुमाइंदगी करेंगे उसमें हमारा नैरेटिव क्या होगा, हमारी पॉलिसी क्या होगी, और इस सारे सूरत हाल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, खुसूसन हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है और नई कानून साजी के तहत उसने जो टेंशन अपने मुल्क के अंदर की हुई है, पाकिस्तान किन किन पॉइंट्स को किस तरीके से खेलता है और सारी दुनिया के अंदर इंडिया में खड़े होकर जब बात करेगा तो वो किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करेगा। सही, चलें, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। समी साहब, मकबूजा कश्मीर में जो 5 केसेस सामने आ गए तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो तो पहले लोगों को नहीं मिल रही थी। इन केसेस के आने के बाद अब कुछ लग रहा है कि कर्फ्यू में वहाँ के हालात में कुछ नरमी होगी, भारत के मौक़िफ़ में कुछ लचक आएगी। देखिए, पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा है और कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और ये जो खबर आई है कि वहाँ पर अब पाकिस्तान इस सार्क ममालिक में इसमें शिरकत करेगा, राब्ता होगा और कश्मीर की जो एट्रोसिटीज हैं उनकी जो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो हाईलाइट होगी। तो ये खबरें जो कश्मीर में जो महसूर हैं बेचारे मजलूम लोग, जो 80 लाख लोग इस वक्त वहाँ पर जिनके घर एक तरह की जेल बना दिए गए हैं, वो उनको ये जो खबर मिलेगी तो ये उनके लिए बड़ी तकबीयत का बायस होगी। क्योंकि भारत उनके आसाब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने और भारत चाहता था कि जिस तरह वहां पर जुल्म सितम होगा तो पाकिस्तानियों का जो दिल है कश्मीर के साथ धड़कता है, तो कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी जिसके फुटप्रिंट्स पाकिस्तान से मिलेंगे और वो पाकिस्तान को बदनाम कर सकेगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को कि जिस तरीके से उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के उसको मौका ही नहीं दिया और डिप्लोमेसी की और प्रेशर डाला, और आज हम ये बात देख रहे हैं। ये जो खबरें हैं ये कश्मीरियों के लिए बड़ी तकलीफ का बायस होगी, और जो कश्मीरियों की हिम्मत तोड़ने की भारत कोशिश कर रहा था इस चीज को लंबा करने की, अब लग रहा है कि भारत ये मैसेज आएगा कि भारत अपना मजबूर हो गया अपने जो भी उसका तरीका था उसको तब्दील करने के लिए। अब बात हो रही है सार्क ममालिक में पाकिस्तान से शिरकत की दरख्वास्त है, कश्मीर में कोरोना जो के मरीज हैं उनकी बात होगी, तो वहां पर कुछ ओपननेस होगी और ये बड़ा जबरदस्त अचीवमेंट है। और जैसे अभी फैसल बहुत सही कह रहे थे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ये हमें पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान मजीद अपनी पॉलिसी को आगे लेके चलता है, इस मामले को आगे बढ़ाता है। तो यकीनन अगर वो सही अंदाज में जिस तरह अभी तक ये किया गया वैसे ही किया जाएगा तो उसके नतायज बहुत पॉजिटिव होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ब्रेकिंग स्टोरी है, ये कश्मीरियों के लिए बड़ी तकवीयत का बायस बनेगी। और ये जो उनका भारत हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। सही, चलें, कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी तकवीयत का बायस बनेगी। तो फैसल साहब, जाहिर है सार्क ममालिक में दुनिया की बड़ी मईशतें या बड़ी ताकतें तो शामिल नहीं हैं। अगर पाकिस्तान इन तमाम ममालिक को कन्वेंस कर भी लेता है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, मुतालबात करने के लिए, तो क्या तमाम ममालिक मिलकर नरेंद्र मोदी को, भारत को कन्वेंस कर सकेंगे मकबूजा कश्मीर से लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, कर्फ्यू हटाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक नुमाइंदा हिंदुस्तान में खड़े होकर वही पॉलिसी जो कि इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा में रही है, पाकिस्तान OIC के अंदर बात करता रहा है, जो नैरेटिव पाकिस्तान लेता रहा है उससे अगले गेयर में जाएगा और हिंदुस्तान में खड़े होकर ये बात करेगा। ये हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानी वजीर की ये गुफ्तगू करना, आप देखना है कि पाकिस्तान कैबिनेट में से पाकिस्तानी हुकूमती कैबिनेट में से किस शख्सियत का इंतखाब करते हैं, वो कितने एग्रेसिव होते हैं, उनके अल्फाज, उनकी वोकैबुलरी, उनका एग्रेसिवनेस किस तरह से दुनिया को हिट करता है। दुनिया के अंदर वो नैरेटिव जो कश्मीरियों का नैरेटिव है और जो पाकिस्तान मुसलसल पिछले 18 महीने से लेकर चल रहा है उसको हिट करता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल रही है। इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि बाद में देखा जाए कि सार्क कंट्रीज़ में कमज़ोर मुल्क हैं, फॉलो करते हैं इंडिया को के डर और खौफ से पीछे रहते हैं, उस तरह से खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान ने जो जगह बनाई है सारी दुनिया के अंदर, वो हिंदुस्तान में खड़े होकर वो बात कहना, जैसा कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खुलकर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे जा रही है, पाकिस्तानी कौम जिस तरह से चीज चाहती है, कुलभूषण यादव वाले नेटवर्क को डिस्कस करना, कश्मीर के अंदर मजालिम को डिस्कस करना। 230 दिन हो चुके हैं कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को डील करना, उसको डिस्कस करना। अमेरिकन कांग्रेस किस तरह से डिस्कस करती रही है, सेनेटर्स यहां पे आके डिस्कस करते रहे, ब्रिटिश
पार्लियामेंटेरियन डिस्कस करते रहे, सारे सिनेरियो को पाकिस्तान को बेहतरीन मौका मिलेगा इस बात को करने का और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने का जिसके ऊपर जवाब नहीं होगा हिंदुस्तान के पास। पाकिस्तान के किसी भी फोरम पर गुफ्तगू करने का हिंदुस्तान के पास जवाब नहीं रहा। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में खड़े होकर सार्क के फोरम के ऊपर बात करेगा, हिंदुस्तान के पास यकीनी तौर पर कोई जवाब नहीं होगा और एक नया इंतशार हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट होगा। जब पाकिस्तानी वजीर खड़े होकर बात करेगा तो पाकिस्तान को अगले गेयर में जाने का मौका मिल रहा है और सारी दुनिया को यह मौका बताने का मौका मिल रहा है कि किस तरह मजालिम मोदी सरकार ने कश्मीर के अंदर ढाए हैं और हिंदुस्तान के अंदर वो क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियरिटी के साथ है। अब देखना है कि इमरान खान साहब ने किसको सिलेक्ट करना है, वो कौन सा वजीर होगा जो सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करेगा। सारे जो भी वजीर होगा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर वहां पेश करेगा। तो समी साहब, दीगर मुल्कों की हिमायत क्या मिल सकेगी सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को और कितनी इंपॉर्टेंट होगी इस खित्ते के जो ममालिक हैं उनकी हिमायत हासिल करना? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सार्क ममालिक जो भी ये कोरोना का मसला है उसको हल करने के लिए जब कोई ना कोई हल तजवीज़ करेंगे तो उसमें एक बड़ी जो विंडो सबसे बड़ी है वो ये है कि लॉकडाउन है कश्मीरियों के लिए, वहां पर कोई जा नहीं रहा। अब जब कोरोना के मरीज भी वहां पर खुद भारत ने कंफर्म कर दिया तो सार्क जो भी टीम बनाएगी इससे कश्मीर में एक ओपनिंग मिलेगी। दुनिया जो है चाहे वो मेडिकल के लोग होंगे और वो जाएंगे अंदर, जाकर देखेंगे कश्मीरियों के अंदर क्या है, अंदर की खबर बाहर आएगी, भारत का जुल्म सितम जो है वो बाहर आएगा और फिर वहां पर कश्मीरियों को कुछ जो उनकी सहूलियात है, जो फुकदान है, कहीं वो उसके हवाले से बात होगी, उनको वो प्रोवाइड करने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि भारत ने तो हुक्का पानी बंद करके उनकी हिम्मत को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो मायूस हो जाए कि दुनिया मदद करने नहीं आएगी। तो जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है सार्क को इफेक्टिव बनाने के लिए और उसमें मजबूर किया भारत को कि वो पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है उसकी भी शिरकत को के लिए दरख्वास्त करे। अब पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल पर उस कॉन्फ्रेंस में, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुमाइंदा होगा, बात होगी और कश्मीर के लिए जो भी टीम जाएगी किस तरीके से वहां पे इमदाद देनी है उस पर बात होगी। तो वो एक ओपनिंग होगी कश्मीरियों के लिए और जुल्म सितम जैसे मैंने कहा जो उनकी हालत है दुनिया को जानने का मौका मिलेगा। तो ये पाकिस्तान ने ये जो दुनिया का क्राइसिस है कोरोना का उसमें से एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि कश्मीरियों की जो फ्लाइट है वो थोड़ी उसमें आसानी हो, लोगों को पता चल सके, दुनिया को पता चले कि वहां पे कितना जुल्म हो रहा है। तो ये एक उनकी जो हमायत ज़ाहिर है, अगर एक खित्ता बंद है वहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लोग बीमार हैं, दवा नहीं मिल रही, तो ये तो ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। वो जो ममालिक हैं सारे के सारे जो वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी के लिए जो एक्सपर्ट्स भेजेंगे, जो जाएंगे, तो ये एक ओपननेस है और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी मुखालफत करेगा। ये तो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए एक उस विंडो को अवेल किया एंड नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सही, लेकिन फैसल साहब, अगर कोई कमेटी बनती है सार्क की और वो मकबूजा कश्मीर जाती भी है और उसमें अगर पाकिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दी जाती, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन ममालिक को नुमाइंदगी दी जाती है, तो क्या भारत के दबाव से आज़ाद रहकर वो कमेटी वहाँ की एक्चुअल तस्वीर दिखा सकेगी पूरी दुनिया को? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत अपने सियासतदानों को मकबूजा कश्मीर नहीं जाने दे रही, यानी कि जो भी अब तक गया है उसको बहुत महदूद तरीके में रखा गया है और वो वापस आने के बाद उसने जो गुफ्तगू की है वो मोदी को पसंद नहीं आई। जो भी वो सफारतकार लेकर गए हैं उन्होंने आके कुछ और मंजर पेश किया है जो मोदी सरकार नहीं चाहती थी। अच्छा, अब अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम नहीं होती, बांग्लादेश की होती है, अब नेपाल की होती है, भूटान की होती है, कहीं के भी डॉक्टर्स होते हैं, उनका जो एक्सेस होगा कश्मीर के अंदर ये पहला एक्सेस होगा, इंडिपेंडेंट एक्सेस होगा। ये चीज़ निकल कर बहुत ठीक आएगी। जैसे समी साहब भी कह रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की डेवलपमेंट होंगी कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान को बहुत बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और ये कि किस तरह से पाकिस्तान को इस हवाले से वो बाहर रख सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए सवाल है कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जब आप इमदाद की बात कर रहे हैं, जब आप खुद दरख्वास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाए, पाकिस्तान इस मामले में आए, सामने आए, बैठे और बात करें हम, तो फिर ये कैसा दोगलापन होगा जो रिवायत है वैसे हिंदुस्तान की कि आप बात भी करें लेकिन आप मदद में पाकिस्तानियों को शामिल ना करें। तो ये एक और तरीके से भी हिंदुस्तान मोदी सरकार एक्सपोज हो जाएगी कि आप एक तरफ बात करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तानियों को इन टीमों के अंदर नहीं आने देंगे। तो ये एक
जाहिर है कि इसके ऊपर भी हिंदुस्तान को खुद ही उसी हुकूमत को जो है वो दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि किसी भी मुल्क के जब इमदादी टीमें वहां पर जाएंगे, डॉक्टर्स की टीमें जाएंगी, तो चीजें बाहर आएंगी। जब चीजें बाहर आएंगी तो दुनिया को मालूम होगा कि किस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने मजालिम ढाए हुए हैं, मसाजिद बंद हैं, स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, खाने पीने की अशिया नहीं है, इलाज के लिए सूरत हाल बहुत खराब है, और किस तरह के मजालिम इंडियन आर्मी ने ढाए हुए हैं। 9 लाख इंडियन आर्मी किस तरह से 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर काबिज है, और फिर रेप केसेस के मामला बाहर आएंगे, जो जुल्म है वो सामने आएगा। तो ये ओपनिंग है और इस ओपनिंग को इंडिया हैंडल नहीं कर पाएगा, और जब हैंडल नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तैयारी अब 3-3, 4-4, 5-5 स्टेप्स आगे की है, और हम देख रहे हैं जब भी कोई सिनेरियो होता है तो हम दफ्तर खारजा के स्टेप्स देखते हैं, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामला को देखते हैं, हम मुख्तलिफ एम्बेसडर्स की चीज़ों को देखते हैं। इवन ये कि जो हमारे साबिक एम्बेसडर्स हैं उनका नैरेटिव भी पाकिस्तान बड़ी तेजी से, बड़े अच्छे अंदाज से 3, 4, 5 स्टेप्स आगे की हिकमत अमली रख रहा है, जिससे मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत परेशानियां बढ़ेंगी। सही। तो समीर साहब, जिस तरह भारत का माजी में ज़ाहिर रवैया रहा है पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर को लेकर, तो ये डिवाइड हमें आगे देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाए, दावत तो दे दी गई है, कमेटीज़ में ना शामिल किया जाए, नुमाइंदगी ना दी जाए, और ज़ाहिर जो अपने करीब तरीन जो ममालिक हैं, जो अपनी हम सोच ममालिक हैं, सिर्फ उन्हीं को नुमाइंदगी दी जाए और उनको भी दबाव में रखने की कोशिश की जाए। करेगा, बिल्कुल भारत ये करेगा। देखिए, भारत ने अपनी पॉलिसी को परस्यू करना, लेकिन भारत तो ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का सार्क में कोई रोल हो। मजबूर हो गया, पाकिस्तान को दरख्वास्त कर रहा है, और पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत के लेवल के जो एक शख्सियत होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। तो ये तो भारत ये भी नहीं चाहता था। अब जो असल बात हुई है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया में फ्लाइट सस्पेंड हो रही हैं, लोगों को उनकी मूवमेंट को, जब नकलो हरकत को रोका गया है, तो ये उन लोगों के, पूरी दुनिया के जहन में ये बात आई है, क्योंकि लॉकडाउन की जो तकलीफ है, हर आदमी उसे सफर कर रहा है कि जब कारोबार नहीं है, जब बच्चे तालीम के लिए नहीं जा सकते, जब घर में चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो जो एक कश्मीर का लॉकडाउन था, वो किसी को कोई उसको उस अंदाज में उसकी अजियत को महसूस ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज, अब इस वक्त पूरी दुनिया जो लॉकडाउन की अजियत है, उसका जो फियर है, उसमें से गुजर रही है। तो इन हालात में जब सार्क ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, जब बात हो रही होगी कश्मीर की, दूसरे इलाकों की, और वहां पर के कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे लोगों को मदद दी जाए, तो भारत तो नहीं चाहता कि कोई बंदा भी जाए, लेकिन अब सार्क के लोग जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान के लोग ना जा सकें, लेकिन वो जो जाएंगे वो ह्यूमंस होंगे ना। तो ये जो मसला है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हर जहन और हर सोच पर भारत अपना कब्जा कर ले। भारत के बस में होता तो पाकिस्तान को बुलाता ही ना, भारत के बस में होता तो वो मकबूजा कश्मीर को इसमें शामिल ही ना करता, और कहता ही ना कि जी कोरोना के वहां पर भी 5 मरीज हैं। ये तो भारत कह रहा है ना, पता नहीं कितने मरीज हैं, ये जो 5 उन्होंने कहा, पता नहीं कितने मरीज हैं। तो ये एक ऐसा इशू है कि उसमें भारत का दोगलापन अपनी जगह, जैसे अभी फैसल भी कह रहे थे, अपनी जगह पे, लेकिन बीच में से एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, और फिर खुदा की खुदाई जब हरकत में आती है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और ये जो सारी दुनिया की सिचुएशन हुई है, उसमें कश्मीरियों की भी सुनी गई है, वहां पर भी अब मेडिकल टीम जाएंगी, कुछ होगा सिलसिला। तो सही, चलें समीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस मामले पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, बोल न्यूज़ निकाला। पाकिस्तान को जिस तरह भारत ने दावत दी है सार्क कॉन्फ्रेंस की, वजीर मुमलिकत पाकिस्तान के जो भी होंगे वो जाएंगे, भारत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, किस तरह देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, क्या बेहतरी आ सकती है इससे? देखिए, 2-3 चीजें इसमें सोचने की जरूरत है। एक तो यह कि पाकिस्तान का जो भी डेलीगेशन जाएगा वो कोरोना वायरस के हवाले से जो डिस्कशंस होंगी और जो खतरात इस खत्ते में हैं या जिस तरह आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो हमारी सोच को वहाँ पे सार्क के ममालिक के सामने रखेंगे, उसमें भारत इज वन ऑफ द मेंबर। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन के बगैर सार्क के अंदर जो आपने इक़दामात लेने हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब है कि भारत ने आज ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान सार्क का एक अहम रुकन है, और जिस वक्त भारत वो सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करता तो भारत की इंपॉर्टेंस है वो निगेट हो जाती है। जिस वक्त ये कहता है कि मैं सार्क नहीं आ रहा, जिस वक्त वो ये अंदाजा करता है कि भारत एक थर्ड क्लास किस्म का मुल्क है, जो सार्क जैसी उस समिट को जिसमें वो पाकिस्तान को बुलाता है, वो अपना कोरोना वायरस के लिए शिरकत है, लेकिन खुद अटेंड नहीं करता, जिसमें पॉलिटिकल मामला। इसलिए भारत का जो रियाकाराना
अय्याराना और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कमीना जलील दहशतगर्द है ये हिटलर मूजी, जिसकी दाढ़ी के एक एक बाल में मुसलमानों का खून रगा हुआ है और जिसके बाप का नाम आज तक नहीं पता, और जिसके बाप का नाम नहीं पता, हिटलर के भी बाप का नाम नहीं पता था। और आपको पता है हिटलर को दुनिया क्या कहती है? ये नरेंद्र मोदी वो शख्स है। लेकिन आज चूंकि एक चीज ऐसी पड़ी है जिसमें दुनिया लॉकडाउन हो रही है, तो उस वक्त इसको सार्क भी याद आ गई है, उस वक्त इसको पाकिस्तान भी याद आ गया। कश्मीर के अंदर 200-250 दिनों से जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो कोरोना से भी ज्यादा किलिंग है, वो कोरोना से भी ज्यादा जालिम है, वो कोरोना से भी ज्यादा असीबत पसंद है। तो पहले तो बात ये होनी चाहिए कि अगर हमें इस कॉन्फ्रेंस में टोकन के तौर पर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शिरकत नहीं करते हैं तो दुनिया में ये मैसेज आता है कि यू आर नॉट पार्टिसिपेटरी इन एक ऐसी वबा में जो दुनिया को इफेक्ट कर रही है। लेकिन इसमें हमने ये साइड में रखना है कि कोरोना की इस कॉन्फ्रेंस को सामने रखते हुए सार्क मुमालिक के लेवल में हमने वहाँ कश्मीर के इशू को किस तरह प्रेजेंट करना है, और हमने इसको रिलेट करना है सार्क की तबाही से। यदि सार्क की कोरोना की तबाही से, कि कोरोना में तबाही हो रही है, लेकिन जो जुल्म भारत वहाँ पे डाल रहा है, तो ये जुल्म वहाँ पे कमीना जलील एक दहशतगर्द किस्म का इंसान ये हिटलर मूजी डाल रहा है या अमीर मसूलनी डाल रहा है, ठीक है। आपने किस तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, वक्त की चूंकि कमी, आने वाले बुलेटिन में और प्रोग्राम्स में इस खबर पर मजीद भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साहब, फैसल अजीज साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।